Hello everyone. In this part, I am going to discuss about the Coulomb's law, and book is NCERT, and this law is very applicable to understand what is the forces between two charges. तो जैसे कि दो चार्ज के बीच क्या फोर्स एक्ट करेगा, इसको समझने के लिए कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया, और इस लॉ में ये है कि आपका जो भी फोर्स है वो कितना एक्ट करेगा किसी दो चार्ज के बीच, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें हम इस लॉ से सीखते हैं। तो इसमें जैसे ही हम ये बात करेंगे कि आपका जो है कि ये चार्ज जो है, सबसे पहला बात इसमें ये है कि ये चार्ज कैसा होगा। जब हम इसकी बात करते हैं ये फोर्स लगाने की, तो इसमें देखिए ये जो चार्ज है, ये दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 है, तो ये चार्जेज जो है ये पॉइंट चार्ज होगा। ये जब चार्ज हमारा बड़ा होगा तो उसके लिए क्या है, इसके लिए हमारा जो है कि लॉ जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस चार्ज के लिए, हमारा स्मॉल चार्ज के लिए, ये इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ है कि ये दो चार्जेस है आपके, यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और r डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। तो r डिस्टेंस पे जब ये रखा हुआ है तो इसके बीच कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो इस फोर्स को समझने के लिए ये दो मैंने यहाँ लिखा है, द स्टेट्स दैट द फोर्स इज साइज ऑफ चार्ज इज नेग्लिजिबल, एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट ये जो फोर्स है दो चार्ज के पॉइंट चार्ज है, फाउंड दैट इट वेरीज इनवर्सली, यानी कि इसके डिस्टेंस के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फोर्स जो है F इक्वल टू 1/, जब हटाते हैं यहाँ से तो कांस्टेंट डालते हैं, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। और इसको समझने के लिए और क्या करते हैं कि ये दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, यानी कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है, हो सकता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों चार्ज हमारा क्या हो, निगेटिव हो, दोनों हो सकता है। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा चार्ज के बीच वो कैसा होगा, वो आपका फोर्स जो होगा इस दोनों चार्ज के बीच वो रिपल्सिव होगा। और रिपल्सिव होगा तो वो कितना होगा रिपल्सिव, ये हम इस इक्वेशन से समझते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको मैंने एक ओरिजिन ले लिया है यहाँ पे देखिए, और यहाँ से इस डिस्टेंस को R2 ले लिया है, इस डिस्टेंस को R1 ले लिया है पोजीशन वेक्टर, और इसको ऐसे कर दिया है, ये R21 डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये चार्ज Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन रिपल्सिव वाला होगा, और ये बाहर साइड में होगा, आउटसाइड। ये मैंने इसको F21 लिखा गया है, यानी F21 इज द फोर्स, ये वो फोर्स है जो चार्ज 2 पे लग रहा है चार्ज 1 के थ्रू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, यानी Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के थ्रू। तो ये भी चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा उसको F12 कहेंगे, यानी 1 पे जो फोर्स लग रहा है 2 के थ्रू। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो अब इसको जो है F12 को देखिए क्या लिखा गया है, F21 इधर की तरफ फोर्स, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 है। R21 का मतलब है कि इसमें एक यूनिट वेक्टर को हमने क्या किया है, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया है। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे इसके वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता है मैग्नीट्यूड पे, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ जाता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होना ही चाहिए, तो इसलिए इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। उसी तरह से F12 कहेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, यानी अब यूनिट वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, ये R12 एंड R21 दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये एक दूसरे के निगेटिव होगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो ये फोर्स हमारा आ गया। तो जब यूनिट वेक्टर निगेटिव डायरेक्शन में है, अपोजिट में है, तो फोर्स भी हमारा अपोजिट में होगा, F12 इक्वल टू F21 हो जाएगा। जैसे ये यहाँ समझाने के लिए मैंने ये लिखा है कि अगर Q1 और Q2 अपोजिट साइन के हो, तो ये देखिए ध्यान देने वाला, ये Q1 इस पे फोर्स किधर लगाएगा,
Q1 इसके फोर्स इस डायरेक्शन में अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह से F21 ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा, यानी 1 पे जो 2 फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, और 2 पे जो 1 लगा रहा है उसका डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों इक्वल अपोजिट होते हैं, इसलिए F12 इक्वल टू F21 लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ क्या है, यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं कैसे, वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर निकलता है। इसका लिंक हम शेयर करेंगे वीडियो में कि वेक्टर को कैसे समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेक्टर जो है अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए, पूरे फिजिक्स को समझने के लिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अब देखिए ये हमारा हो गया इतना, और यूनिट वेक्टर ये r इंटू आर कर देंगे तो r का पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर हो गया। अब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को समझना पड़ेगा, ये क्या होता है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 पर न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर होता है। कैसे होगा, देखिए इसका यूनिट निकालना है, इसको इधर ले जाइए, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और 1/4 पाई है तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई फोर्स आ जाएगा यानी न्यूटन, तो पर न्यूटन को न्यूटन का पावर -1 लिखते हैं। उसके बाद Q1 इंटू Q2 ऊपर है तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया, मीटर है नीचे है मीटर स्क्वायर, ये वाला मीटर स्क्वायर नीचे है तो ये नीचे हो गया। ये नहीं यूज करेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि ये वेक्टर बनाने के लिए किया गया है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसमें वैल्यू डाल के एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई का, तो इसका वैल्यू आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी अच्छी, ये एनसीईआरटी का बुक का है, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस के बीच में एक कंपैरिजन करना है। ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा फोर्स कितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, ये जानना है। तो इसके लिए देखिए कूलम्ब्स लॉ जो है दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दो 2 स्टेशनरी पॉइंट मास के बारे में बात करता है। एक मास के बारे में बात करता है, एक चार्ज के बारे में, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी 1/r², ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। मास में भी 1/r² आता है और इलेक्ट्रिक चार्ज में भी 1/r² आता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि respectively compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude। अब इस दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को मुझे कंपेयर करना है इसके रेशियो निकाल के। अब इसमें दे रखा है क्या कि दोनों चार्ज 10 टू द पावर -10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम पे रखा हुआ है। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 kg, ये दे रखा है। अब देखिए कैसे कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहाँ निगेटिव लगा दिया, अट्रैक्ट कर रहा है, E² डिवाइडेड बाई R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E² क्योंकि ये प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, और चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया, और ये जो है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R दे रखा है 10 टू द पावर -10 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 टू द पावर -20 मीटर हो जाएगा ये। अब आगे देखिए क्या है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, माइनस इसमें लगाया गया है क्योंकि ये भी फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव, में भी रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, और ये इसका ये फॉर्मूला है। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो ये रेशियो आएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36। ये बहुत बड़ा चीज है, ये छोटा नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, वेरी बिग क्वांटिटी। देखिए कैसे बहुत बड़ा है। अब इस ये यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इधर ला दिया जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का कितना बड़ा है ये 1.3 इंटू 10 टू द पावर जो है ये आपका कितना हो जाएगा बताइए,
ये जो है आपका, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये एफ जी इंटू 1.3 इंटू 10⁻36 है, बहुत बड़ा हो गया। पहला पार्ट निकल गया रेशियो। अब दूसरा पार्ट ये निकालना था कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालिए। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कब निकलेगा? जब इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकल जाए। तो फोर्स यही है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना है, यही है। तो इसका मैग्नीट्यूड इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻8। ये एफ ई का वैल्यू आ गया, यही वाला। अब इसको क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। तो वही हमने किया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया। अब मास इंटू एक्सेलरेशन जो है, ये देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स आ गया। मास किसका डालना है यहाँ, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से एक्सेलरेशन किसका निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का। तो इससे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इतना निकल के आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछ रहा है मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बताइए। तो इसको क्या करेंगे, यही फोर्स रहेगा, प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर देंगे तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन में इस एक्सेलरेशन में अगर कंपेयर किया जाए किसी से भी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, 2.5 into 10⁻22, and acceleration of the proton is also very high, 1.4 into 10⁻⁻19 meter per second square. So this is the example, and in next lecture I will discuss about the some more numerical example on the Coulomb's law, and then we will apply different conditions for the different position of the charges, और कैसे हम सबके वजह से इक्विवेलेंट फोर्स निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।